हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अभिषेक सर टेस्ट फिफ्थ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग जो है आज के हिस्ट्री के पोर्शन पे अब जो है डिस्कशन शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मध्यकालीन इतिहास की बात करके संदर्भ में मणिग्रामम एवं नानादेशी शब्दों का उल्लेख है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है कई बार यूपीएससी में बन भी चुका है, स्टेट पीएससी में भी बन चुका है। तो याद रखिएगा इसका जो है संबंध किससे है। तो ये ग्राम प्रधान, इससे संबंध नहीं है इसका। भक्ति संतों के संप्रदाय से भी इसका संबंध नहीं है। यह उपहार के रूप में दिए गांव भी जो है क्या होते हैं, ये नहीं है। उपहार के रूप में अगर कोई गांव दिया जाता है तो उसको ब्रह्महार या अग्रहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मदेय या अग्रहार कहा जाता है। याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। ब्रह्मदेय और अग्रहार को लेके कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसमें जो है उत्तर, इसका विकल्प क्या है? सी सही होगा। क्या है? व्यापारी गिल्ड क्या है? ये जो है ये क्या है कि कई व्यापारियों का क्या है, एक समूह होता है। व्यापारियों का समूह होता है जो एक दूसरे की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, इनको व्यापारिक श्रेणियाँ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापारिक श्रेणियों के नाम से भी इसको क्या है, जाना जाता है। ठीक है, व्यापारिक श्रेणियों के नाम से इसको जाना जाता है। व्यापारिक गिल्ड भी कहा जाता है। इनका एक ही मंसूबा होता है कि एक दूसरे की सहायता करें। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि बंदी जीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। इस पे कई बार क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीएससी में बन चुका है। बंदी जीवन जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक पाठ्यपुस्तक के रूप में काम करता था, किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखिएगा, बंदी जीवन जो है क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित पुस्तक है। हमेशा याद रखिएगा, इसकी विषय वस्तु क्या है? क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन क्या है? इस पुस्तक की विषय वस्तु है। और ठीक देखिएगा, इस पुस्तक में खुद सचिंद्रनाथ सान्याल अपने आप को करते हैं। तो इसको किसने लिखा है? सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा है। ठीक है, सचिंद्रनाथ सान्याल ने बंदी जीवन पुस्तक की रचना की, जो कि क्रांतिकारी आंदोलन से क्या है, संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो है बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। प्रश्न है कि भारतीय प्रेस और साहित्य ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, निम्नलिखित में इसे किसकी भूमिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और ये लगभग देखिएगा कि पूर्व वर्ष में ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। सामान्य सा क्वेश्चन है। लिखा है, पहला स्टेटमेंट दिया है कि राजनीतिक विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो भी भारत में साहित्य एवं प्रेस का विकास हुआ, इसका प्रमुख लक्ष्य ये था जो है क्या क्या, राजनीतिक विचारों को जो है आदान प्रदान करना। ठीक है, दूसरा है स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह केवल आधुनिक विचारों के प्रसार बल्कि क्रांतिकारी विचारों का भी प्रसार करता था। याद रखिएगा, समाज में आधुनिकता फैलाने में और क्रांतिकारी विचार फैलाने, दोनों में क्या है जो है प्रेस एवं साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभी कुछ देर पहले, इसके पहले प्रश्न में आपने देखा सचिंद्र सान्याल की पुस्तक जो है बंदी जीवन को, ठीक है, वो क्या था, क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित क्या थी, वो रचना थी। तो उसने भी क्या किया था, क्रांति को फैलाया था, आधुनिकता को, विचार को बढ़ाया था। तो ये याद रखिएगा, आधुनिकता और क्रांतिकारी विचारों दोनों को फैलाने में ये क्या है, महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अगला है, जनता के बीच एक राष्ट्रीय चेतना बनाने में मदद की। याद रखिएगा, जनता के मध्य राष्ट्रीय चेतना बनाने में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है, साहित्य का और प्रेस का। याद रखिएगा, चाहे कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन रहा हो, चाहे 1857 का संग्राम रहा हो या होम रूल आंदोलन रहा हो, उसमें देखिएगा प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मराठा के माध्यम से हो, चाहे केसरी के माध्यम से हो, चाहे न्यू इंडिया हो, चाहे कॉमन बिल हो, चाहे महात्मा गांधी के द्वारा जो है प्रेस में जो काम किया गया हो, उनका प्रमुख उद्देश्य ये तीनों जो है तीनों रहा है। अतः जो है इसमें विकल्प डी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, तो देखना हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे संबंधित है, क्या है वो जो है, सत्र और निर्णय में कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है।
ठीक है। तो नागपुर अधिवेशन की अगर हम बात करें, नागपुर अधिवेशन 1920 की बात है। नागपुर जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? वीर राघवाचारी। कई बार क्वेश्चन बन चुका है। वीर राघवाचारी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। और यहाँ पे जो निर्णय लिया गया था, रियासतों में लोगों एनसी के लिए नामांकन कर सकते हैं की बात कही गई थी। हरिपुरा की अगर बात करें तो हरिपुरा आपके गुजरात में पड़ता है। कई बार क्वेश्चन बन चुका है इसको लेके कि संस्थान के विषय में पूछा गया कि कहाँ पड़ता है, तो हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। और 1938 में वहाँ पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे जो अध्यक्षता का चुनाव उन्होंने निर्विरोध रूप से जीता था। क्या किया था यहाँ पे उन्होंने? वो चुनाव जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट के पद पे जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, चुने गए थे। ठीक है। अगला है त्रिपुरी और स्टेटमेंट इससे संबंधित क्या है? ये भी सही है। त्रिपुरी में लिखा हुआ है कि हाँ 1939 की बात, त्रिपुरी संकट आप लोगों ने पढ़ा होगा। त्रिपुरी संकट, ठीक है। त्रिपुरी संकट, त्रिपुरी आपके जो है एमपी में पड़ता है। याद रखिएगा यहाँ भी क्वेश्चन बन चुका है। त्रिपुरी में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जो है पट्टाभी सितार मैया को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे चुनाव हुआ और चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जो है को क्या है? विजय मिली। और देखिएगा बाद में वो अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं? नाराज़गी की वजह से जो है त्यागपत्र दे देते हैं और वहाँ पे पट्टाभी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनः क्या करते हैं? राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है। इससे संबंधित जो निर्णय दिया गया था कि रियासतों में आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस कोई रोक नहीं है, तो ये भी जान लीजिए कि सभी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? आपके सही हैं। तीनों स्टेटमेंट क्या है? आपके सही हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। लिखा है कि शिमला प्रतिनिधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा शिमला जो प्रतिनिधि मंडल की बात की, यहाँ पे प्रश्न जो बना हुआ है शिमला प्रतिनिधि मंडल से संबंधित है। शिमला प्रतिनिधि मंडल। ठीक है। और ये बात जो है अक्टूबर 1906 की है। 1906 में क्या हुआ कि जो है कि कुछ लोग जो है मार्ले और मिंटो से मिलने गए और उनकी कुछ डिमांड थी, उस पर बात करने गए थे। तो ये घटना अक्टूबर 1906 की है। लिखा है पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि इसका नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया था। गलत है। इसका नेतृत्व जो है सैयद अहमद खान ने नहीं किया था, बल्कि कौन किया था? आगा खान ने किया था। आगा खान ने किया था और इनके साथ 35 अन्य प्रतिनिधि भी उसमें क्या है भाग लिए थे। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है कि आगा खान ने उसमें क्या है? भाग लिया था। ठीक है। नेतृत्व किया था। सलीमुल्लाह सैयद अहमद खान का उनसे वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी। इसने मुसलमानों के लिए संयुक्त निर्वाचक मंडल की मांग की, ऐसी कोई बात नहीं है। अमृतसर 1908 के लीग के जो है अमृतसर अधिवेशन में जो है पहली बार जो है इस तरह की मांग की गई थी और 1909 के भारत शासन अधिनियम में जो है पृथक निर्वाचक मंडल को क्या है? लागू किया गया था। तो याद रखिएगा कि 1906 में ऐसी कोई बात नहीं की गई थी, अर्थात ये स्टेटमेंट क्या है? आपका गलत है। इसने प्रतिनियुक्ति के द्वारा पहली बार मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग प्रस्तावित की गई, ऐसा कुछ भी नहीं। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। स्टेटमेंट ये भी गलत है। पहली बात याद रखिएगा, पहली बात कांग्रेस की पहली बात अगर पाकिस्तान की बात हम लोग करें, पाकिस्तान की बात करें तो 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार मोहम्मद इकबाल ने इसकी बात की थी। ठीक है। इसके बाद देखिएगा 1933 की अगर बात करें तो एक रहमत अली थे और उनके कुछ मित्र थे, उन्होंने एक न्यूज़पेपर एक पत्र पब्लिश किया जिसका नाम था नाउ एंड नेवर। उसमें जो है पाकिस्तान की बात की थी। ठीक है। 1940 का जो है लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान प्रस्ताव की रखा था। उसमें क्या किया था? पाकिस्तान प्रस्ताव रखा था। और 1943 के जो है कराची अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने ही बांटो और छोड़ो की बात की थी और पाकिस्तान पे मतलब कन्फर्म हो गए थे, पाकिस्तान की मांग वो कर रहे थे। तो इस अधिवेशन से या इस प्रतिनिधिमंडल से पाकिस्तान डिमांड का कोई भी संबंध नहीं था, अर्थात इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही आपका नहीं है। ठीक है।
क्वेश्चंस को आपको हमेशा ब्रेक करने का प्रयास करना चाहिए, घटनाओं को उनसे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए और उस पर कुछ नोट्स बनाने चाहिए। यही आपको जो है सफलता के मार्ग को क्या है मजबूत करता है, उसके पथ को क्या करता है मजबूत करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि प्रश्न ये है कि नैनार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली बात तो हमेशा याद रखिएगा, दक्षिण भारत में देखिएगा, दक्षिण भारत में एक धार्मिक क्रांति हुई थी। प्रारंभिक में जो है धार्मिक क्रांति होती है और विशेष तौर से आप देखिएगा तमिलनाडु के क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में। और दो चीज़ें यहाँ पे, दो प्रकार के संप्रदाय उठते हैं, एक नैनार है और दूसरा जो है क्या है अलवार है। अलवार और नैनार दो प्रकार के जो है संप्रदायों का उदय होता है। नैनारों की अगर हम बात करें तो ये शैव संत थे। कौन थे? ये शैव संत थे और इनकी टोटल संख्या कितनी थी? 63 थी। टोटल संख्या कितनी थी? 63 थी। जबकि अगर अलवारों की बात हम करें तो ये क्या थे? वैष्णव संत थे। क्या थे? वैष्णव संत थे और इनकी टोटल संख्या जो है 12 थी। इसमें एकमात्र महिला थी जिसका नाम था अंडाला। कई बार अंडाला को लेके स्टेट पीएससी और यूपी पीएससी दोनों में क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों को नोट करने का प्रयास करें कि अगर टीचर कोई आपको कोई चीज़ पॉइंट बता रहा है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। ये स्टेटमेंट क्या है? नैनार की अगर हम बात करें तो क्या है? शैव संत थे, किसकी पूजा करते थे? शिव की पूजा करते थे। दूसरा है, इनमें मुख्य रूप से उच्च जाति के ब्राह्मण शामिल थे। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें जो है नैनार संत जो है सभी वर्गों के लिए क्या है, नैनार में संत जो है सभी वर्ग लोग थे और सबके लिए वहाँ पे रास्ते खुले हुए थे। ठीक है, तो इसमें जो है दूसरा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे गलत है। तीसरा है तेवारम और तिरुक्कम उनके गीतों का संकलन है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तेवारम और तिरुक्कम को लेके कई बार क्वेश्चन यूपीएससी स्टेट पीएससी में बन चुका है। अर्थात इसमें जो है स्टेटमेंट 1 और 3 अर्थात विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सुब्रमण्यम अय्यर ने किसके विरोध में अपना नाइटहुड त्याग किया था? याद रखिएगा, आप लोगों ने होम रूल आंदोलन पढ़ा होगा। ठीक है, 1916 में प्रारंभ होता है। उससे जुड़े दो व्यक्ति महत्वपूर्ण थे, एक मदन मोहन मालवीय थे, दूसरे जो है एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो देखिएगा जून 1917 को क्या हुआ? जून 1917 को क्या किया गया? 3 व्यक्तियों को क्या किया? गिरफ्तार किया गया। 3 व्यक्ति कौन कौन थे? एक तो थे जो है एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट, और दूसरे कौन थे? जॉर्ज अरुडेल थे और बीपी वाडिया। इन 3 व्यक्तियों को क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया था, जो कि किससे संबंधित? मद्रास होम रूल से संबंधित थे, जिसका गठन जो है 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब इनको गिरफ्तार कर दिया गया जून 1917 को एनी बेसेंट को, जॉर्ज अरुडेल को और बीपी वाडिया को, तो इसी गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या किया? अपने त्याग, जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको उन्होंने त्याग दिया और अंग्रेजों का क्या है इसके माध्यम से विरोध किया। लिखा है कि कांग्रेस द्वारा अतिरिक्त संवैधानिक संशोधनों के अपनाने से, गलत स्टेटमेंट है। मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल देने से, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अंग्रेजों द्वारा स्वदेशी आंदोलन का दमन, ये भी गलत है। अंतिम डी विकल्प सही है, एनी बेसेंट की गिरफ्तारी। ठीक है, तो मुझे याद रखिएगा, एनी बेसेंट की गिरफ्तारी की वजह से जून 1917 में उन्होंने क्या किया था? नाइटहुड की उपाधि से क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे इसको। लिखा है कि महात्मा 1928 के बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता रहा है। ठीक है, लिखा है कि महात्मा गांधी बारदोली सत्याग्रह में शामिल नहीं थे। ये वाक्यांश गलत है। महात्मा गांधी वहाँ शामिल थे। ठीक है, वो नेतृत्व अपने नहीं कर रहे थे, लेकिन वो शामिल थे। आप जानते होंगे कि वहाँ की महिलाओं के माध्यम से सरदार की उपाधि जो है सरदार पटेल को खुद महात्मा गांधी ने सौंपा था।
उनकी तरफ से क्या है, खुद उन्होंने सौंपा था। ठीक है, भारतीय सदस्यों ने आंदोलन के समर्थन में बॉम्बे विधान परिषद में को क्या है, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ये एक वाक्यांश आपका सही है। और इस वल्लभ भाई पटेल को इस आंदोलन के दौरान सरदार की उपाधि दी गई, ये भी आपको सही है। मैंने आपसे कुछ देर पहले ही बताया कि सरदार पटेल ने वहाँ पे क्या किया था, सरदार पटेल को, सरदार नहीं थे उस समय, सरदार की उपाधि दी गई। किसके द्वारा, वहाँ की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। और कौन प्रदान करता है, खुद महात्मा गांधी इसको क्या है, प्रदान करते हैं। अर्थात विकल्प आपका सी सही है, 2 और 3 सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो है पूछा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा अगर दिया जाए, देखा जाए तो 6 भाषाएं हैं। 6 भाषाओं को क्या है, को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इसी तरह से शास्त्रीय नृत्य भी होते हैं, याद रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य भी होते हैं जिसकी संख्या कितनी है, 7 होती है। तो 6 भाषाओं को दिया गया है। तो पहला देखेंगे तमिल, इसको 2004 में क्या है, शास्त्रीय भाषा के क्या है, दर्जा दिया गया। तमिल को कब दिया गया, वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद संस्कृत, संस्कृत 2005 में इसको क्या है, जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तेलुगु, तेलुगु वर्ष 2006 में इसको संस्कृत भाषा का दिया गया। कन्नड़, कन्नड़ वर्ष 2008 में इसको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। मलयालम, मलयालम 2013 में इसको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और अंत में देखिएगा उड़िया, जो कि उड़ीसा की भाषा है, उड़िया को जो है वर्ष 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो याद रखिएगा कि भारत में 6 ऐसी प्राचीन भाषाएं हैं जिनको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2006 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2015 में। हाल ही में देखिएगा महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने अपनी भाषा मराठी, मराठी को जो है शास्त्रीय भाषा में शामिल करने के लिए क्या किया है, अनुरोध किया है। ये वर्तमान में इसीलिए चर्चा में रहा कि 2020 में जो है महाराष्ट्र सरकार ने मराठी को जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने की बात कही है। इस आधार पे अगर देखा जाए तो क्या है, 1 और 4, हिंदी और उर्दू आपका जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। 1 और 4 क्या है, शास्त्रीय भाषा के रूप में है। अर्थात विकल्प आपका बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसे ही तोड़ने का प्रयास करना चाहिए जिससे चीज़ें आपकी टोटल क्या होती हैं, कन्फर्म होती हैं। क्या होती हैं, कन्फर्म हो जाती हैं कि अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बनेगा तो गलत नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्कूल ऑफ फिलॉसफी की बात है, दर्शन के संस्थापक की बात है, मतलब दर्शन और उसके संस्थापक की बात कर रहा है। लिखा है कि न्याय दर्शन, इसकी स्थापना किसने किया है, गौतम ने किया है। वैशेषिक का कपिल ने नहीं किया है। ठीक है, योग का कौन करता है, पातंजलि ने। अर्थात यहाँ पे 1 और 3 सही है। 1 और 3 देखिए, मैंने पिछले डिस्कशन में भी आपको बताया था, दर्शन को हमने 2 हिस्सों में पढ़ना था। हमने कहा कि दर्शन 2 तरह का होता है, एक आस्तिक दर्शन होता है, आस्तिक दर्शन, और दूसरा होता है नास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन क्या होता है, ईश्वर में विश्वास करता है, मोक्ष प्राप्ति की बात करता है, आत्मा में विश्वास करता है। जबकि जो नास्तिक दर्शन है, ईश्वर वगैरह में वेदों की प्रामाणिकता वगैरह पे वो क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। अगर आस्तिक दर्शन की बात हम करें तो सांख्य दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके संस्थापक कौन थे, कपिल। सांख्य के कौन है, कपिल है। ठीक है, न्याय के कौन है, गौतम है। न्याय के संस्थापक कौन है, गौतम है। ठीक है, सांख्य कपिल, न्याय गौतम हो गया। योग के पातंजलि हैं। योग क्या है, पातंजलि है। योग पातंजलि हो गए। वैशेषिक के कणाद हैं। देखिए क्वेश्चन में बना हुआ है आपके, वैशेषिक के कौन है, कणाद हैं, कणाद। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा मीमांसा के जैमिनी हैं। मीमांसा,
जैमिनी है, और इसके बाद आता है वेदांत जिसके बदरायण है। वेदांत क्या है का दर्शन क्या है, बदरायण नाम है उनका। ठीक है, याद रखिएगा। सांख्य के प्रणेता कौन है, कपिल है। न्याय के कौन है, गौतम है। योग के कौन है, पातंजलि है। के कौन है, मीमांसा के कौन है, जैमिनी है। और वेदांत दर्शन के प्रणेता कौन है, बदरायण है। नास्तिक में आप देखेंगे कि आप बौद्ध को पढ़ेंगे, जैन को पढ़ेंगे, चारवाक को पढ़ेंगे, आजीवक को पढ़ेंगे। ये क्या है, आपके नास्तिक दर्शन में आते हैं। ठीक है, अब बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आस्तिक दर्शन क्या है और नास्तिक दर्शन क्या है। ठीक है, अब जो है अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अहोम विद्रोह। तो याद रखिएगा, अहोम विद्रोह जो है किसके विरुद्ध हुआ था, अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। अब कब हुआ था, 1828 में हुआ था। 1828 में हुआ था, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर इसके नेता थे। ठीक है, तो क्यों किए थे हम बताते हैं आपको। पहला विकल्प लिखा है कि प्रथम बर्मा युद्ध के बाद ब्रिटिशों द्वारा गैर पूर्ति प्रतिज्ञा के लिए। इसमें यही आपका उत्तर सही है। बिहार और बंगाल में शाहपुरों घुसपैठ, ये नहीं सही है। जमींदार के लिए भूमि पर आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों का हस्तांतरण, ये भी सही नहीं है। और आदिवासी लोगों को मामूली जंगल के संग्रहण पर रोक, ये भी सही नहीं, अर्थात इसमें विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है नागपुर अधिवेशन 1920, तो ये कौन किया था, इसकी अध्यक्षता कौन, वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष। तो 1920 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों छोड़ी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन्होंने क्यों छोड़ी, तो देखते हैं। मुस्लिम लीग के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, गलत है, ये नहीं सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल देने से इनकार करना, ये भी गलत है। स्वराज प्राप्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अतिरिक्त संवैधानिक संसाधनों को अपनाना, यही आपका सही है, अर्थात यहाँ पे विकल्प सी सही होगा। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के अलावा निम्नलिखित भाषाओं में से कौन इंडो यूरोपीय भाषाओं के परिवार का हिस्सा है। तो हिंदी भी है, कश्मीरी भी है, अंग्रेजी भी है, अर्थात यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3 सभी सही हैं। 1, 2, 3 सभी सही हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिलक के होम रूल लीग आंदोलन के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। आप लोग हमेशा दीजिए, होम रूल लीग की बात अगर करता है, होम रूल आंदोलन की अगर बात करते हैं, तो देखेंगे यहाँ दो चीज़ें देखेंगे। दो तरह के आंदोलन थे होम रूल में ही। एक तो था पूना होम रूल लीग, और दूसरा था मद्रास होम रूल लीग। पूना की अगर बात करें तो यहाँ पे तिलक महत्वपूर्ण थे, तिलक, और यहाँ पे क्या थी, एनी बेसेंट महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट दोनों जुड़े हुए थे। और पूना होम रूल लीग की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 अप्रैल को हुई थी। 28 अप्रैल 1916 को हुई थी, जबकि इसकी जो है 3 सितंबर 1916 की हुई थी। ठीक है, पूना होम रूल की स्थापना 3 सितंबर 1916 को हुई थी। ठीक है, तो प्रश्न स्टेटमेंट दिया है कि तिलक की लीग ने भाषाई राज्यों के मौखिक गठन में शिक्षा की मांग की। क्या किया, मौखिक गठन में शिक्षा की मांग की। यह वाक्यांश क्या है, सही है, यह वाक्यांश सही है। दूसरा है कि तिलक की लीग बॉम्बे तक सीमित थी। ऐसा नहीं है, तिलक की लीग बॉम्बे तक ही सीमित नहीं थी। तिलक की लीग जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार,
इतने क्षेत्रों तक थी, केवल बॉम्बे तक नहीं थी। लिखा है जवाहरलाल नेहरू तिलक के होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हुए। ये स्टेटमेंट गलत है। जवाहरलाल नेहरू जो है एनी बेसेंट की पूना लीग से संबंधित थे, अर्थात यहाँ पे वाक्यांश एक केवल सही, अर्थात विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है लगभग सभी हड़प्पा खुदाई शहरों में निम्नलिखित में से कौन सी अनूठा समूह पाया गया जाता है। तो लाल मिट्टी के बर्तनों को काले रंग के डिजाइन के साथ चित्रित ये भी मिलता है, पत्थर का वजन ये भी मिलता है, और तांबे के औजार ये भी मिलते हैं, अर्थात क्या है यहाँ पे विकल्प डी सही है, अर्थात यहाँ पे क्या है सभी मिलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है गजसुर समाहार मूर्ति के रूप में शिव की नक्काशीदार वास्तुकला जो है जुड़ी है, किससे जुड़ी है। ठीक है, किससे जुड़ी है तो ये देखिएगा चोल से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, चोलों से जुड़ी है, अर्थात यहाँ पे विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहला लिखा है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन, याद रखिएगा इसका गठन जो है डॉक्टर भीमराव, हाँ बहिष्कृत 1924 में किया गया था। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1924 में की गई थी, और किसके सहयोग से की गई थी, बी आर शिंदे के सहयोग से। बी आर शिंदे के सहयोग से किया था। किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसके अलावा देखिएगा बहिष्कृत भारत नामक एक मैगजीन भी निकालते थे मराठी भाषा में। इसके साथ ही देखिएगा मूक नायक, ये मैगजीन भी मराठी भाषा में ये क्या करते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निकालते थे। अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की, ये सचमुच मांग किए थे, 1932 की बात है। कम्युनल अवार्ड की बात आप लोगों ने पढ़ा होगा, रैमजे मैकडोनाल्ड उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उसी के बाद देखिएगा पूना पैक्ट आप पढ़ेंगे, वो आपने पढ़ा भी होगा, महात्मा गांधी और इनके बीच एक समझौता होता है। ठीक है, तो ये वाक्यांश भी क्या है, सही है। इसके बाद दिखा है कि तीनों गोल में सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अर्थात तीनों स्टेटमेंट 1 और 2 और 3 सही है, अर्थात विकल्प यहाँ पे सी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कलकत्ता के भारतीय संघ के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है कि इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी, ये वाक्यांश सही है। यह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की समर्थक जमींदार समर्थक नीतियों के खिलाफ था, ये भी वाक्यांश सही है। इसने भारतीय लोगों को एक आम राजनीतिक कार्यक्रम पर एकजुट करने का लक्ष्य रखा, यह भी वाक्यांश सही है, अर्थात यहाँ पे विकल्प डी सही होगा। वाक्यांश 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। वाक्यांश 1, 2 और 3 जो है सभी सही हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये, नीचे दिए गए स्थानों में आपको पंडेरथन के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर के अवशेष कहाँ मिलते हैं। तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। ठीक है, अब यहीं पे आपका हिस्ट्री का डिस्कशन समाप्त होता है। ठीक है, थैंक